जय जय हिंद। एम शाह हुसैन साहब, आपने जिस तरह से अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क और नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क में काम किया है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। और आरजेएस की जो पॉजिटिव मीडिया टीम है उसका भ्रमण भी कर आई है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो जैव विविधता है उसको बचाना बहुत जरूरी है। वो इंसानों के अपने अस्तित्व को बचाना है। अगर जैव विविधता बचाते हैं तो इंसानों का जो अस्तित्व है उसको हम बचाते हैं। और कितना सूक्ष्म चीज है, आपने विस्तार से बताया, सूक्ष्म और स्थूल रूप में भी बताया। और बीज जो है वो उसमें पेड़ समाया होता है, उसी तरह से प्रकृति में पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। और ब्रह्मांड के निर्माण के रहस्य से आज सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने पर्दा उठाने की एक कोशिश की है और सहयोग से समृद्धि की ओर तक आए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के जो ट्रू आर्जेशियन है, ट्रू आर्जेशियन ग्रंथ 3, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि दीदेवार जी ने ही पुस्तक जो समृद्धकाल का सकारात्मक भारत है उसको ग्रंथ की संज्ञा जो है सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने दिया है। और तीसरा पार्ट जो है वो 11 अगस्त को रिलीज होगा, 24 जुलाई के लगभग उसका पोस्टर लॉन्च होगा। यहाँ पर ट्रू आर्जेशियन हम लोगों के बीच में है सुदीप साहू जी, और एडवोकेट सुदीप साहू जी और कुलदीप राय जी जो कि लाफ्टर एम्बेसडर हैं। हम लोग अंत में कुछ इस गहन विचार विमर्श के बाद हंसने का प्रयास भी चाहेंगे कि कुलदीप राय जी इस पूरी टीम को हंसा के जाएं। लेकिन इस वक्त हम लोग सृष्टि की रचना पर जो बातचीत कर रहे हैं और अभी जैव विविधता पर बातचीत हुई है, तो सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने जो कुछ भी बताया है आपने नोट किया है। मैं सबसे पहले मौका देना चाहूंगा ट्रू आर्जेशियन सुदीप साहू जी को और कुलदीप राय जी को। जी, आप सुरजीत सिंह दीदेवार जी से सृष्टि की रचना पर अनम्यूट करके आइए। सुदीप साहू जी। जी शुक्रिया। आज ही बहुत ही सार्थक विषय जो है लिया गया और इतनी जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी तो रहती है लेकिन चेतना नहीं आती और समाज जो है बिल्कुल भी चेतन नहीं है। आप ये देखिए, दिल्ली में पेड़ों के चारों तरफ 1 बाई 1 मीटर की जगह छोड़ी गई है, कच्ची जगह, जिससे कि वो सांस ले सकें। और ये क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली के एक नागरिक ने हरित प्राधिकरण में मुकदमा डाला और फिर उसने निर्देश दिया। उसके बाद से आप देखेंगे दिल्ली में जहां जहां भी पेड़ हैं उसके चारों तरफ से 1-1 मीटर की जगह में कच्चाकरण किया गया और सारी ठोस पदार्थ, कंक्रीट हटाई गई। लेकिन ये नियम केवल दिल्ली तक ही है। आप तो उससे छोड़कर गाजियाबाद आ जाइए या अन्य शहरों में चले जाइए तो सब गला तक घोट देते हैं पेड़ों का। कोई मतलब ये सेंस नहीं है। अगर ये हरित प्राधिकरण का आदेश ना होता, उसके पहले तक तो सेंस तो होना ही चाहिए व्यक्ति में जो वहां पे काम करवा रहा है। जेई हैं, आईई हैं, मजदूर हैं, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए था कि भाई हमें इसका गला नहीं घोटना है, कुछ जगह छोड़नी है। लेकिन नहीं, ये चेतना की कमी है। दूसरी चीज ये है कि हम चाहते हैं कि रेगुलेट हो, हमें कोई कानून से रेगुलेट करे, जबकि ये तो सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए। आदमी को खुद ही चेतना होनी चाहिए कि हम इसको कैसे बचाएं अपने। बायोडाइवर्सिटी इस समय जिस तरह से दिल्ली में 47 डिग्री का टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और उसको महसूस कर रहे हैं, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। और जितने ज्यादा पेड़ लगे उतना ही अच्छा होगा। हम मंदिरों में जाते हैं, लोग जल चढ़ाते हैं, अच्छी बात है भाई, जल चढ़ाओ। लेकिन क्या आपने अपने घर के सामने के पार्क में एक लोटा पानी डाला? नहीं डाला। अधिकतर ऐसा ही है, समाज ऐसा ही है। वो मंदिर जाएगा, रोज जाएगा, लेकिन अपने घर के सामने के पेड़ को पानी नहीं देता है और सूखे पड़े हुए हैं पेड़, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो मतलब इस पे चिंतन करते करते मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि क्या हो रहा है। हर आदमी कहता है कार तो मैं लूंगा और खड़ी भी छाया में करूंगा, लेकिन पेड़ कभी नहीं लगाएगा। वो इधर उधर घूमता रहेगा। और आज दिल्ली में सर ने बताया कि हमें 1.5 करोड़ से ज्यादा कारें हैं दिल्ली में। ये तो भयावह स्थिति हो गई है। और एसी इतने चल रहे हैं कि एसी घर में तो ठंडक कर रहे हैं लेकिन बाहर गर्मी फैला रहे हैं। ये इस पे कुछ सरकार को सोचना चाहिए। अब मान लीजिए आज इस टाइम पे 3 मंजिला मकान किसी का बनना हुआ है, तो 3 मंजिले मकान पे हर घर, हर फ्लोर पे एक एसी, 2 एसी लगे पड़े हैं।
और वो इतनी ज्यादा गर्मी कर रहे हैं कि मतलब हालत बिगड़ गई। इस पे जो है चिंतन करे, सरकार सोचे, केवल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसा मत करे। इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। इंडस्ट्री भी बढ़े और हमारा नुकसान ना हो, हमें ऐसे करके नीतियां बनानी पड़ेंगी। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी। कुलदीप राय जी, लाफ्टर एम्बेसडर। हाँ जी। हाँ, मैं सुरजीत सिंह जी जैसे बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आ रहा है, मैं अभी पूछूंगा उनसे कि मानव ने उन्होंने बताया कि मानव ने अलग अलग क्षेत्र में विकास किया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए, हम इतना दूर तक देख सकते हैं, इतना दूर तक सुन सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और मानव के साथ साथ उन्होंने सृष्टि की बात की। तो मानव ने तो जरूर इतना विकास किया। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि फिर अलग अलग नियमों की वो बात कर रहे थे, तो मुझे सब बात ये तो समझ आई, लेकिन सृष्टि के अलग नियम की बात में तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रही। तो कृपया उस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी हाँ, सृष्टि का जो भी नियम बना है वो सभी के लिए जो बन चुका है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। सृष्टि ने जो बना दिया, वो एक बार नियम बनाया और वो सृष्टि उस नियम में भी बाध्य है। हम अगर और मानव अपने नियम के अंदर बदलाव करने के लिए आजाद है। मानव अपनी आवश्यकताओं, अपनी जरूरतों को निर्माण करते हुए, प्रगति करते हुए आजाद है। सृष्टि उसको सहयोग देती है निर्माण के लिए, मगर वो जब विनाश में जाता है तो सृष्टि उसमें सहयोग नहीं देती है, उसे विनाश खुद ही रोकना पड़ेगा या उसको विकास के ऊपर स्वयं ही लेके जाना पड़ेगा। जैसे अभी सुदीप साहू जी ने बोली, तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि सृष्टि हमें निर्माण के लिए सहयोग देगी, विनाश के लिए नहीं देगी। तो अगर हम इस सहयोग जो है, प्रगति कुछ ज्यादा स्पीड से, सीमा से अधिक करेंगे तो विकास की जगह विनाश के ऊपर जाएंगे, तो उसका भी हमें सही करना पड़ेगा और इसलिए हमें सहज और करना पड़ेगा। सृष्टि का नियम में अंदर सृष्टि किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती है, मगर मानव प्रतिदिन प्रतिपल अपने जीवन में बदलाव ला रहा है और अपने विचारों में बदलाव ला रहा है। सो आज हमने अपने विचारों को संयम में रखेंगे तो हम विकास करेंगे। विकास की अवधि और विकास की स्पीड, इस बात पे ध्यान रखनी चाहिए कि वो विनाश की ओर ना जाए, उपलब्धि की ओर जाए। और मैं आवश्यकता के ऊपर निर्माण करूं, संग्रह के ऊपर ना करूं। मेरी आवश्यकता अगर एक गाड़ी की है और संग्रह मैंने 4 का करा है, इसको मुझे रोकना पड़ेगा। वो 3 गाड़ियां मैंने किसी अपने जीवन के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति विशेष की कहीं ना कहीं मैंने उसकी जगह को ले रखा है। अगर ऐसा विचार आएगा तो हम ये करेंगे। मानव को अपना नियम स्वयं ही बनाना है और इसमें आजाद है। सो मैं संक्षिप्त में कुलदीप जी आपका ही आंसर दे रहा हूं कि सृष्टि के नियम में बदलाव सृष्टि भी नहीं ला सकती है, मगर मानव अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन बदलाव भी ला सकता है और नियम के अंदर भी बदलाव ला सकता है। वो अपना नियम भी स्वयं बनाने का निर्माता है और बदलाव भी लाने का निर्माता है। ये हम अगर इस नियम को ऐसा समझेंगे, तो अगर हम समझ लेंगे, तो हमारी पॉपुलेशन जैसे हमने रोकने के लिए कुछ ऐसी चीजें बना दी, कल हम कुछ और विचार थे, तो उसी प्रकार हम गाड़ियों को बनाने के लिए इसकी पॉपुलेशन को भी रोकें और ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो हम अपने जीवन को सुविधा और सहज बनाएंगे। कहीं हमारी सुविधा हमारे लिए असुविधा ना बन जाए, इसका भी हमें अपने नियम पर विचार करना है। आनंद आनंद आनंद। जय हिंद। और हमने देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो है एनवायरनमेंट का प्रभाव कोरोना काल में देखा। जब मानवीय गतिविधियां स्थगित हो गई थी, सड़क पे वाहन कम हो गए थे, तो AQI जो है लिमिट में आ गया था, आसमान साफ दिखने लगा था। मतलब है कि मानव गतिविधि जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी तो हर जगह विनाश हो जाएगा, और आज वही हो रहा है और ये समय समय बढ़ता ही चला जा रहा है विनाश। कुलदीप राय जी, मैं आपका एक जवाब देना चाहूंगा जो सुरजीत सिंह साहब ने। जी जी, एक्चुअली धरती के ऊपर 2 तरह के फैक्टर्स काम करते हैं, 2 तरह की चीजें हैं, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब डिपेंडेंट हैं, हम भी उसमें, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो हमारे जो भी चीजें हैं हमारे आसपास,
हमारा जो टेम्परेचर 37 पॉइंट या 98.4 डिग्री है वो उसको ही हम मेंटेन कर पाएंगे। और अगर हम उसके ऊपर जाते नीचे जाते हैं तो हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठंड पड़ती है तो, और गर्मी होगी तो हमें एसी चलाना पड़ेगा। और अगर ये पर्यावरण संतुलित है, क्योंकि धरती का जो भी पर्यावरण है वो इंडिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी एक्टिविटीज उसको घटाए बढ़ाएंगी और वो अलग फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन धरती का जो अपना मास है, जो अपना एक वजन है, वो अपना वही रहेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं खिसकेगी, कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होगा। तो आपका जो रेगुलेशन की बात करी, उस रेगुलेशन में जो धरती का नियम है, वो नियम है कि सारे एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, सिर्फ इंसानों को अगर छोड़ दें तो शायद सारे ही प्राणी धरती के नियम को मानते हैं। कुछ रात के प्राणी हैं, कुछ दिन के प्राणी हैं, उनके लिए अलग उनकी रचना हुई है। हम रात में भी जगते हैं, हम दिन में भी जगते हैं, हमने अपने आप को बिल्कुल धरती को ढाला है। तो जो सारी समस्याएं हैं एक्चुअली वो आज इंसानों ने धरती को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया है। लेकिन धरती इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर। जो आपने पेड़ों की बात करी, छोटे से जगहों की बात करी, आज आप उसके लिए सोच रहे हो, लेकिन ये सब चीजें एक डिपेंडेंट हैं। तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा और आपको नियम मानना पड़ेगा धरती का। आपका अपना नियम सामाजिक हो सकता है, लेकिन धरती के लिए कोई नियम आप ना बनाए। सामाजिक नियम बनाए कि मुझे कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, कब उठना है, कब सोना है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। लेकिन आप धरती के लिए नियम बनाओगे कि रात दिन एक है, फिर आपका जो इवोल्यूशन, जो आपकी संरचना हुई है, वो बिल्कुल अलग तरीके की हुई है। तो उसको आप, आज की जो सारी समस्याएं हैं वो आपने धरती को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और है मेरा, कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे सिर्फ ये एक बार और बता दीजिए, जो हम ना किन किन चीजों को कंजर्व रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाते हैं? देखिए, जैव विविधता उद्यान कोई भी ग्रीन स्पेस हो सकता है, उसकी अपनी एक लिमिट है कि उसमें कितनी प्रजातियां होंगी, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000। जितनी प्रजातियां ज्यादा होंगी उतना ही वो पर्यावास कॉम्पैक्ट होगा, अच्छा होगा, रेगुलेटेड होगा और आपको अलग अधिक फायदा देगा, चाहे किसी फॉर्म में हो। मतलब अगर आप नेचर सुविधा आप लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, तो अगर 2000 प्रजातियां हैं पौधों की, तो शायद मेडिसिनल प्लांट आपको ज्यादा मिलेंगे, उसमें ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलेगी, ज्यादा उसमें जीव जंतु होंगे, ज्यादा उसमें सॉइल बनेगी, ज्यादा उसमें पॉल्यूशन छनेगा, ज्यादा उसके अंदर नॉइज पॉल्यूशन छनेगा। तो ये जितने ही ज्यादा, तो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो एक नेचर को सिमुलेट करते हैं, प्रकृति को के रूप में बिल्कुल वहां पे बनाया जाता है उनको, ना कि एक जनरल पार्क जो होता है सिर्फ कि आपको वहां पे कवर चाहिए, ट्री कवर चाहिए, सिर्फ शेड चाहिए, आपको कुछ बैठने की जगह चाहिए, वो ह्यूमन चीजें हो गई। लेकिन बायोडाइवर्सिटी पार्क आपके ह्यूमन के साथ साथ दूसरी प्रजातियों का भी ध्यान रखते हैं। जी ठीक है, थैंक यू जी। और इशाक खान जी दूरदर्शन कर्मी हैं दिल्ली में, आप सुरजीत सिंह दिदेवार जी से सृष्टि की रचना पर कुछ जानना चाहें? जय हिंद। दरअसल जीवधारी जो है एक दूसरे पर निर्भर है। ये हमने प्राइमरी के एजुकेशन में, प्राइमरी के शिक्षा के दौरान शायद किसी का वो आलेख अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है कि जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये सब बातों को सुन करके ये लगा कि अगर हम आज जैव विविधता को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो मानव विविधता को स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई परेशानी नहीं होगी। और जब मानव विविधता को स्वीकार कर लेंगे तो सामाजिक समरसता अपने आप हमारे बीच होगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि दिदेवार जी ने पूरा एक तरीके से अपनी बात बताई और आध्यात्मिक तरीके से, जैसा कि प्रेम सागर जी ने भी कबीर साहब जी के माध्यम से उन्होंने इसे स्थापित करने की कोशिश की। और हुसैन साहब ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आकर के और जैव विविधता के महत्व को स्थापित किया। इसी तरीके से सुदीप साहू जी को भी हम दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ उनका देखते रहते हैं। आज एक खरबूजे के टुकड़े के बारे में उन्होंने डाला था कि अगर इसको हम और बारीक बारीक करके टुकड़े डाल देंगे, पार्क में रख देंगे, तो गाय आराम से खा लेती है। तो इन सब बातों को, और जहां तक मौसम की बात है, तो हर मौसम किसी न किसी के लिए जरूरत पड़ती है इस मौसम के लिए। जैसे कि किसी के लिए ठंड मुनासिब है तो किसी के लिए गर्मी मुनासिब है, किसी के लिए बरसात मुनासिब है।
और हमें जब गर्मी लगती है तो हम गुस्सा होते हैं कि हमें क्यों गर्मी लग रही है, ठंड आती है तो हमें लगता है कि इतनी ठंड क्यों पड़ रही है। लेकिन इन सब का भी हमारे जीवन में किसी न किसी पक्ष के लिए, किसी न किसी भूभाग के लिए ये बड़ी आवश्यक है। तो इस हिसाब से हमें अपने आप को ढालने की कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन हाँ, इसमें कुदरत का कोई नुकसान न हो, प्रकृति का कोई नुकसान न हो, इसलिए जैव विविधता आज हमारे लिए जरूरी है। तो कैसे सृष्टि की रचना हुई इस पे तो हम ज्यादा ध्यान दें चाहे न दें, लेकिन जो कुछ हमारे पास मौजूद है इस पे हम कैसे उसको बचा के रखें, कैसे अपने आसपास के परिवेश को संभाल के रखें, शायद ये जरूरी है। और मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होंगे जनाब हुसैन साहब। जी, अनम्यूट करके डॉक्टर एम शाह हुसैन साहब। चूंकि हमारा जीवन जो धरती पे आया शायद बड़ा ही छोटा सा एक पल है धरती के इतिहास को अगर ले, जियोलॉजिकल एरा कहते हैं उसको, 6 करोड़ साल और एक 60,000 साल। तो इसमें जो हम हाईएस्ट लेवल पे इवॉल्व हुई है और ह्यूमन बीइंग एक हमारे पास आई है, और शायद हम समझते हैं कि ये जो फेज चल रही है ये बड़ा ही क्लाइमेक्स फेज है, और इसमें हम ये मानते हैं कि शायद मानव जाति जो आई है वो धरती पे बिल्कुल एज इट इज भगवान ने इसको या खुदा ने इसको उतारा है एक एक एक, एक पेयर के थ्रू, और उसको अगर हम बचाना चाहते हैं तो शायद जो हमारी डिपेंडेंसी है, ये जो मास्टरपीस भगवान ने हमें बना के भेजा है, लेकिन उस मास्टरपीस को ये नहीं कहा कि तुम्हारा खाना जो है वो कहीं और से आएगा या ऊपर से आसमान से आएगा। नहीं, उसने ऐसा बनाया कि आपको यही खाना खाना है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे चाहे जिस तरह का टेम्परेचर हो, कहीं माइनस है कहीं प्लस टेम्परेचर है, तो हर जगह पर इंसानों को उसने भेजा है। कोई भी प्रजाति हर जगह नहीं पाई जाती है सिवाय एक इंसानों के, चाहे पौधे लें चाहे जानवर लें चाहे कुछ भी लें, लेकिन इंसान एक ऐसा है जो शायद बिल्कुल एक टूंड्रा प्रदेश से लेकर के और माइनस प्लस टेम्परेचर तक ये पाया जाता है, और उसके लिए हर जगह के अलग अलग खाद्य तंत्र भगवान ने उसके लिए पैदा किए हैं। तो जैव विविधता अगर आप नहीं रखेंगे तो शायद स्पेस से आपके पास खाना नहीं आएगा, स्पेस आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगा, और स्पेस आपके लिए जरूरतें नहीं देने वाला है। और आप इसको ये समझ लें बिल्कुल कि हम जो भी चोला अपना पहन लें, हम जो भी अपना रूप बना लें, लेकिन जो एक नीड है आपकी, वो आपकी ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल नीड है। वो चाहे आपको जो भी हो वो बायोलॉजिकल नीड आएगी, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपकी नीड आएगी। चाहे एग्रो की आप बात करें तो हमारा जो आज का खाना है, वो जो हम खाना खा रहे हैं, शायद हजारों साल के हमारे पूर्वजों का एक सेक्रीफाइस है कि हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि हमें क्या खाना है। बहुत सारे आप जंगल में जाइए, आपको पता ही नहीं आपको क्या खाना है, लेकिन आज आपको हमें ये तो मालूम है कि हमें खाना क्या है। तो आउट ऑफ लाखों प्रजातियों में से आपको कुछ हजारों प्रजाति आप खा पा रहे हैं, वो सिलेक्शन है, वो हमारा सेक्रीफाइस है, और वही आपका एक संरचना एवोल्यूशन जो आज की मनुष्य की हुई है। तो शायद अगर इस स्थिति को हमें बनाए रखना है तो हमें जैव विविधता को बचाना होगा। जैसे एक बड़ी एक फिल्म आई थी, आप कह लीजिए वो पीके एक फिल्म आई थी, तो मैंने उसको बड़े उससे देखा। तो जब वो आदमी उतरा यहाँ पे, तो उस आदमी को यहाँ पे धरती पे उतारा गया बिल्कुल इसी फॉर्म में कि वो यहाँ की चीजों को खा पी सकता है। तो उसने एक दुकान पे गया, समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मुझे खाना है। तो वो जो है उसने जो है वो एक गाजर उठा ली, बड़े मैंने ध्यान से देखा इसको, और वो सिर्फ पूरी फिल्म में गाजर ही खाता रहा। तो ये जो चीज है सिलेक्शन, उस सिलेक्शन के अंदर वो क्या करा, फिर उसने उसी को टेस्ट नहीं किया उसने। तो ये सिलेक्शन जो है वो ह्यूमन बीइंग को अगर इस फॉर्म में धरती पे भेजा गया, कहीं से कोई आया, हम किसी और जगह से आए हैं और उस धरती पे भेजा गया, सिलेक्शन है, लेकिन उसने ये बनाया कि आपको यहीं की चीजों को खा करके आप यहीं से रेगुलेट हो गए, इसी फॉर्मेट में हो। तो मेरा अपना मानना है कि आज की जैव विविधता है, अगर हमें अपने आप को बचाना है तो उस जैव विविधता को हमें बचाना होगा। एक बात मैं और कहना चाह रहा था सर, शायद दीदेवार सर भी इस बात से सहमत हो सकते हैं, होंगे, बिल्कुल होंगे, कि ईश्वर ने पहले 5 तत्वों को बना करके तब बाद में मनुष्य को बनाया, क्षिति जल पावक गगन समीर। लेकिन हम कहते हैं कि इन 5 तत्वों से इंसान को बनाया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले खुदा ने इन तत्वों को जमा किया, इन तत्वों को बनाया, इसके बाद इंसान को पैदा किया कि इंसान अब इनसे जीना सीखे, इनसे खाना सीखे, इनसे पीना सीखे, इनके बीच में रहना सीखे। शायद दीदेवार सर सहमत होंगे। पहले पेड़ आया या बीज आया? अगर हम जी, अभी मैंने यही बात कही है कि हर जीव के लिए, इंसान के लिए नहीं, हर जीव के लिए ये आवश्यकताएं थी
तो ये पहले इन चीजों का निर्माण हुआ है, बाद में जीव की उत्पत्ति हुई है। और जीव के अंदर सबसे बाद अगर किसी जीव की उत्पत्ति है तो मानव जीव की हुई है। तो अभी मैंने यही बात कही है कि ये आवश्यकताएं हैं हर जीव की। ये तत्व जो है उसके निर्माण के लिए नहीं है, उसके जीवन के निर्माण के लिए है, जीवन के चरण के लिए आवश्यकता थी। तो पहले हमने निर्माण करा, सृष्टि ने उनका निर्माण करा, फिर हमारा जीवन का निर्माण होकर उसकी आवश्यकता पूरी करी। अगर हमने कहीं रहना है तो हम पहले घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले विचार लाते हैं, विचार के बाद उसकी प्लानिंग करते हैं, तभी घर बनता है। सो हमने अगर अपना परिवार बनाना है तो परिवार बनाने से पहले कुछ नियम है कि हमने, एक महिला है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो महिला के साथ एक सामाजिक नियम को अपनाना है, उसके बाद परिवार बनाना है। उसी प्रकार सृष्टि ने भी जब ये जीव को रचना कर उसके जीवन की उपलब्धियां पहले करी थी, आज भी मानव उसी को ही मान के चल रहा है। ये आपकी बात सही है कि ये मेरे जीवन काल के लिए है, और जब मेरा जीवन काल समाप्त हो जाता है तो मेरे शरीर की ये आवश्यकताएं जो है जीवन की वहीं समाप्त हो जाती है, और मेरा शरीर को इसकी उपलब्धि नहीं रहती है। और मैं अगर इस बात को मानूंगा, सृष्टि ने किसी चीज का निर्माण करने से पहले उसकी उपलब्धि करी है, अगर इसी बात को मान लूं तो मेरे जीवन के अंदर मेरे जीवन की सब उपलब्धि हैं, मगर मुझे अपने अंदर ऊर्जा करके उजागर करके उसको ग्रहण करना, ये समझ लूंगा तो हमारे आपस के अंदर हम जैन विविधता भी करेंगे, और उसके साथ एक दूसरे का सहयोग देकर कुछ भी ऐसा काम करें, सिर्फ सहयोग की नीति अपनाएं, सहयोग की नीति अपनाएं, प्रतिस्पर्धा को छोड़ दें, क्योंकि मैं ही स्वयं का स्वामी हूं, मैं हर चीज पाने के लिए सक्षम हूं। इस विचार से जिस प्रकार मैं श्वास भी ले रहा हूं तो कहीं पे भी हूं, अगर श्वास मैंने सही, हवा सही है तो मेरे द्वारा दूषित है तो तभी मैं अस्वस्थ होऊंगा। अगर मैंने उसको स्वस्थ नहीं करा तो प्रकृति द्वारा जल वायु जो सब चीज सभी के लिए है, वो स्वस्थ बनाने के लिए, जीवन के लिए है। और मैं अगर इस पे देखूंगा तो ये उपलब्धि आपकी बात जो है साक्षी जी, पूरी तरह पहले निर्माण हुआ है और बाद में जीव बना है। धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद। जी, ब्रजकिशोर जी जुड़े हैं, ट्रू आरजेसियन है ब्रजकिशोर जी। ब्रजकिशोर जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? आपके मन में क्या सवाल है? नमस्कार जी, मेरे मन में सवाल है कि प्रकृति में हम, जीवन सभी का है, प्रकृति के अनुसार जीवन सभी जीते हैं, सभी जीव जीते हैं। तो इसमें इंसान ही अधिक परेशान रहता है, बाकी जीव जीव तो सब प्रकृति के अनुसार ही जीते हैं और बड़े सहज तरीके से जीते हैं, और किसी जीव को बीमारी कोई नहीं होती। इंसान को ही सबसे ज्यादा बीमारी होती है और किसी न किसी प्रकार से विकृति भी हो जाती है। तो इस बारे में हम प्रकाश डाला जाए, क्या कैसे है? आपका धन्यवाद। ये प्रश्न जो है विकृति का है, ये मानव के अंदर उसके विचार से प्रगति आई है और प्रगति के द्वारा ही विकृति आई है। अभी मैंने उसको बोला है कि मैं अगर सही संयम से, संयम से और सहज से अगर उसे प्रयोग करूंगा तो विकृति नहीं आएगी। ना मेरे पास शरीर में किसी प्रकार का रोग लगेगा, ना मैं बाहर का एटमॉस्फेयर जो प्रदूषण है वो उसको डेवलप कर पाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार में आता है, और ये प्रतिस्पर्धा किसी और जीव में नहीं है, और एक जीव के अंदर इतना सक्षम ही नहीं कि वो कुछ स्वभाव है जैसा है। जैसे अभी हुसैन साहब ने बोला था कि दिन रात जो है जीव के लिए है, और हर जीव के लिए सेम है, हर जीव की अपनी अपनी संरचना हुई है, मगर मानव ने अपने हिसाब से ही, ना उसने रात देखा है या नहीं देखा है, प्रगति के ऊपर चलता रहा है। रात को भी काम कर रहा है और दिन को भी काम करता है, मगर हर व्यक्ति विशेष अगर अपनी सीमा बांध ले, कोई एक रात को काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि मुझे रात को काम करना है। जैसे मानव ने 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटे बाकी काम करने के लिए बनाए हैं, उसी को उपलब्धि करें। मैंने अगर रात को काम कर रहा है तो दिन में करें। तो मैं अपने जीवन को व्यक्तिगत रूप से अगर सही करूंगा तो समाज को सही करूंगा। समाज के हिसाब से मुझे नहीं चलना है, मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से चलना है। तो ये हमारी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। आनंद आनंद आनंद। हम लोगों के बीच में दिलीप वर्मा जी पटना से जुड़े हैं।
और नरेन टटेसर जी दिल्ली से जुड़े हैं, तो वीडियो में अगर आ जाएं आप लोग। नरेन टटेसर जी और दिलीप वर्मा जी, तब तक जो ये एडम एंड ईव की चर्चा कर लेते हैं दीदेवार जी, मनु और शत्रुपा, तो ये सब क्या घटना हुई थी, ईश्वर ने किस तरह से इस प्रकृति को विस्तार दिया था? इस प्रश्न को एक बार दोबारा दोहराएं। जैसे मनु शत्रुपा कहा जाता है, जो पहले आए थे, पहले इंसान थे, हाँ जी, और एडम एंड ईव अंग्रेजी में कहा जाता है, अंग्रेजी हाँ जी, विचार है। आदम तो हवा, बताएं। आदम हवा इस्लाम में। एडम, हाँ हाँ हाँ, कुछ इस पर विस्तार मैं चाहूंगा दोनों वक्ताओं से कि इस पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाए। मैं तो सिर्फ अपना व्यक्तिगत विचार दे सकता हूं कि ये आदम और ईव है, ये भी एक विचार था। तो मानव के अंदर एक ये खूबी है कि अपने ही विचार को नया विचार लाके प्रगति करता रहता है। वो किसी पुरातन ऐसे जीव से डेवलप होके मानव नहीं बना है। अभी जैसे हुसैन साहब ने बोला, डायरेक्ट ही है हर कोई चीज, वो नियम के अंदर ही है। कभी भी कोई करेले के बीज के अंदर कभी आम नहीं होगा है, और कभी आम नहीं हुए। तो अगर वन मनुष्य अगर पुराना था, तो आज के अंदर उसमें कैसे डेवलपमेंट नहीं हुई? ये एक अपना विचार था उस समय कि उसको देखते हुए कि शायद हो सकता है ऐसा हुआ। दीदेवार के विचार से ऐसा नहीं है, डायरेक्ट है। पुरुष और महिला का ही जब मिलन होता है तो उसके अंदर इंसान का, व्यक्ति का ही जीव आएगा। जब भी किसी एक ऐसे जीव का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मिलन होता है तो वैसा ही आता। हाँ, कुछ जल के अंदर ऐसे हैं जो खुद ही जल के अंदर ही पैदा हो जाते हैं, या कुछ मैल के अंदर पैदा हो जाते हैं। वो नेचर के हिसाब से, वो प्रकृति का नियम है। उसके बारे में अभी इतना मैं डेवलप नहीं कर रहा, उसमें अंदर से रिसर्च चल रही है। पर आदम और ईव जो है वो डायरेक्ट आए हैं। कैसे आए हैं आपका सोचना, बीज पहले आया है या पेड़ पहले आया, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ये कुछ भी हुआ है, वो किसी तरीके आया है, इसका क्वेश्चन चलता रहे। आने वाले समय हो सकता है 1500 साल के अंदर मानव इसका भी आंसर निकाल लेगा। मगर मानव ने जब उसके मन में कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर निकाल लेता है। आज ये प्रश्न कहीं ना कहीं आने वाले किसी ना किसी मानव द्वारा ही इसका आंसर मिल जाएगा। मगर आपके प्रश्न के ऊपर मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट है, मानव ही था, किसी और जीव के अंदर उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। और आज ये आदम और ईव कहता है, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, सबको भेजूंगा, नर मादा नाम से मैंने एक आर्टिकल लिखा है। आने वाले समय इसको डिटेल के अंदर सभी के अंदर, राजेशियन के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर डालूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। और आने वाले समय में इसका भी विशेष सेशन ले लेंगे, इसको डेवलप करेंगे। आज के लिए मैं इसका संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूँ। आनंद आनंद आनंद। बात बढ़ती जा रही है, तो आगे हम लोग आनुवंशिकता का सिद्धांत और डार्विन का सिद्धांत जो है, मेरे ख्याल से इमशाद हुसैन जी से जानना चाहेंगे कि डार्विन का सिद्धांत। और ये यहाँ पर यह है कि मनुष्य जो है पहले बंदर था। कुछ ये भी बातें जो है, हालांकि दीदेवार जी ने इसको इनकार किया है कि बंदर आज तो बंदर ही है इतने सालों बाद भी, तो इंसान कैसे बने? तो एम शाह हुसैन साहब, डार्विन के सिद्धांत से आगे चर्चा अगर बढ़ाया जाए तो। देखिए, डार्विन का जो सिद्धांत है वो तो सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज की बात करता है, और जहाँ जो सिलेक्ट हुए वहाँ वो इवॉल्व होते चले गए पर्यावरण के अकॉर्डिंगली। और जो प्रकृति, जो नेचर जो कहता है, वो तो एक एवोल्यूशन की बात करता है कि हम अलग अलग एरा में, अलग अलग उसमें, अलग अलग क्षेत्रों में इवॉल्व हुए हैं। और लेकिन ये लिंकेजेस अभी भी चल रहे हैं कि हम क्या प्राइमेट्स थे, हम क्या बंदर थे, या हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। और जो स्पिरिचुअल चीज़ें कहती हैं आपकी, वो स्पिरिचुअल चीज़ ये कहती हैं कि भाई एक मनुष्य और एक स्त्री धरती पे आई, और शायद वो अलग अलग जगहों पे हजारों साल पहले उसके बाद माइग्रेट हुए, और अलग अलग जगहों पे उनका एक इवोल्यूशन हुआ, और अलग कलर फॉर्म में। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है इनकी कि ये आपस में ब्रीड तो कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि स्पीशीज तो एक इवॉल्व, एक सेपरेट, एक अलग ही हुई है ये इस तरीके से। और जो, लेकिन साइंटिफिक टर्म ये कहता है कि इनका इवोल्यूशन, उत्पत्ति एक चेन के फॉर्म में हुई है। मतलब प्राइमेट से लेकर के और चिंपैंजीज और क्या क्या लिंकेजेस हैं, और कुछ क्रोमोसोमल चेंज इनके अंदर आए जिससे कि एक ह्यूमन उत्पत्ति हुई निकल करके। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी अभी भी स्पिरिचुअल और एक साइंटिफिक उसमें कही जाती है। डार्विन का जो सिद्धांत है वो सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज की बात करता है कि आप वहां इवॉल्व हुए जहां पर आपका जैसा पर्यावास था,
और आपका जो फेनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर्स आपके अकॉर्डिंगली वहां के निकल करके आप सिलेक्ट हुए वहां पे। जी चलिए, ये सारगर्भित और सकारात्मक चर्चा जो है आगे भी जारी रहेगी, और कोई आना चाहते हैं तो कृपया ओपन हाउस सेशन जी दीदेवार जी। इसी प्रश्न को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूं। अभी मैंने जब विचार करा था बुद्धि के लेवल पे, तो हमारी जो बुद्धि का लेवल जो एक फल है जिसको हम अखरोट कहते हैं, वो वैसे ही शेप का है। तो ऐसा ही जो ऊपर से कोई गिरा होगा, उसके दो टुकड़े हो गए होंगे बुद्धि के लेवल पे, उसके अंदर अलग अलग विचारों से एक ने महिला का शरीर धारण कर लिया और एक ने पुरुष का शरीर धारण कर लिया। फिर जब ये दोनों का मिलन हुआ तो फिर इससे उत्पत्ति हुई। ऐसा अभी अभी विचारों से मेरे अंदर भीतर ये विचार आया है, तो मैंने प्रकट करा है। इसके अंदर कुछ संशय तो है ही, मगर ये गारंटी भी नहीं है, पर ये विचार है जो मैं आपके सामने। धन्यवाद जी, अब ओपन हाउस सेशन चल ही रहा है। अगर कोई आपके मन में और भी प्रश्न है तो लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ। जी जी हाँ, मैं बोलूँ ये सुदीप साहू जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि नीला हौज और अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क पहुंचने के लिए क्या साधन है? नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है जिससे कि इच्छुक लोग, जागरूक लोग इस पार्क को देख सकें? दूसरी चीज, ये नीला हौज है, ये सैकड़ों वर्ष शायद पुराना ही एक हौज रहा होगा, तालाब रहा होगा, और उसको भी रिस्टोर किया जा रहा है। हम देखते हैं कि अग्रसेन की बावली कनॉट प्लेस के अंदर बहुतों ने देखी भी होगी, और वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि इसके 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, बहुमंजिली इमारत नहीं बननी चाहिए। लेकिन मजाक की बात तो यह है कि 100 मीटर के ठीक जस्ट बगल में ही एक मल्टी स्टोरी वहां खड़ी है। यानी कि उस अग्रसेन बावली को जो है खत्म करने में निश्चित रूप से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और जो निर्माण कार्य है इसका हाथ है। वरना उसमें हमने खुद पानी देखा है, अच्छा वाला पानी देखा, ऊपर तक लेवल देखा है, और वो वहां के आसपास के वातावरण के और जो पानी का लेवल था उसको भी जो है मेंटेन करने के लिए बनाया गया था, और आम आदमी की राह चलते लोग उससे पानी ले सके, पानी पी सके। सीढ़ीदार बावली है वो। तो जरा दोनों जगह का आप बताएं कि कैसे पहुंचे, बस यही जानना चाहता हूँ। शुक्रिया। सुदीप जी, ये दोनों पार्क ही साउथ दिल्ली के अंदर है, और अरावली पार्क वसंत विहार और वसंत कुंज के बीच में पड़ता है ये। और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वसंत विहार मेट्रो स्टेशन है, जो कि आपकी पिंक लाइन पे, मेजेंटा लाइन पे आता है। ये बोटानिकल गार्डन से लेकर जनकपुरी की लाइन पे, और उससे कनेक्शंस इसके हैं अलग अलग जगहों पे। कालका जी पे कनेक्शन है इसका, और इसका कनेक्शन अगर आपको उससे कनॉट प्लेस से अगर आपको आना है तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो येलो लाइन है वो आप कनेक्ट करती है, तो आप इससे यहाँ पहुंच सकते हैं। और 500 मीटर, मात्र 500 मीटर की दूरी पे आप इसके वसंत विहार के गेट से आप एंट्री कर सकते हैं अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए। ये पार्क एक आम पब्लिक के लिए सुबह 6 से 11 बजे तक खुलता है, और शाम 4:30 से लेकर के 7 बजे तक खुलता है आम पब्लिक के लिए, जो लोग आते हैं। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि आज का सत्र जो है यहाँ पे संपन्न करना होगा, और ब्रह्मांड के निर्माण के रहस्य से आज पर्दा उठाने की एक कोशिश आरजेएस पीबीएच ने की है। इंसान ने वो कण खोज निकाला है जिससे सृष्टि तथा कालांतर में इंसान की रचना हुई, और इस कण को गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण या हिग्स बोसॉन कहा जा रहा है, और इस कण की अनुभूति विशिष्ट यंत्रों से ही संभव है। ये कण सृष्टि रचना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, इसीलिए इसे ईश्वर का नाम से जोड़कर ईश्वरीय कण कहा जा रहा है। और भारत में कण कण में भगवान की मान्यता, ये तो सनातन है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग विषयों को लेकर पॉजिटिव मीडिया के अंतर्गत जो है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन 9 सालों से चला रहे हैं। 24 जुलाई को 10वें वर्ष में, यानी 10वें दशक के वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। तब तक वो तैयारी हम लोगों को करनी है 11 अगस्त की, और 11 अगस्त को ये जो वेबिनार हुआ है इसकी बातें जो हैं वो किताब के अंदर आ जाएंगी। यही जो है एक इतिहास को दस्तावेज में बदलने की कोशिश है। यानी आप लोगों के जो विचार हैं वो दस्तावेज के रूप में किताब में आए। यूट्यूब पे आप जाएंगे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे, इसका लाइव प्रसारण आपको मिलेगा, और फेसबुक पर भी ये लाइव आपको प्रसारण मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भी इसका
किया जा रहा है। और हर रविवार आरजेएस वेबिनार के अंतर्गत हम लोग जो 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, जो पिछले साल हम लोगों ने मारवा स्टूडियो नोएडा में डॉक्टर संदीप मारवा की अध्यक्षता में आयोजित किया था, इस बार हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया से जो डॉक्टर श्वेता गोयल जी हैं वो भी जुड़ पाएंगी और वो ओपनिंग रिमार्क्स करेंगी। मुख्य अतिथि होंगे प्रोफेसर केजी सुरेश, जो कि कुलपति हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, और डॉक्टर अनिल सुलभ जी, जो कि लेखक और अध्यक्ष हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना, वो भी जुड़ेंगे। विपिन गुप्ता जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोहर मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार, और मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी ये भी वरिष्ठ पत्रकार लेखक हैं। विकास कुमार झा जी ये भी वरिष्ठ पत्रकार है, एनयूजे में उत्तराखंड राज्य के कोषाध्यक्ष हैं। और इस कार्यक्रम को जो 26 मई को रविवार 11 बजे से होगा, उसे प्रफुल्ल पांडे जो आरजेएस पीबीएच पैनलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो इसका संचालन करेंगे। विषय रहेगा सूचना क्रांति के दौर में हिंदी पत्रकारिता का योगदान। यहाँ हम लोग तथागत बुद्ध, जो कि बुद्ध पूर्णिमा 23 मई है, उस पर चर्चा करेंगे। और जो 30 मई उदंत मारतंड समाचार पत्र हिंदी के रूप में पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी लेकर आए थे, तब जाकर हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, तो उनको हम लोग याद करेंगे और राजा राम मोहन राय जी को भी याद करेंगे। तो इस तरह से आजादी का ये अमृत महोत्सव का, अमृत काल का सकारात्मक भारत का 226वां संस्करण आप सभी के सामने 26 मई को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। ये निरंतर का प्रयास जो है, एक इतिहास निर्माण इस पीढ़ी का किया जा रहा है, कोई गुमनाम न रहे। अब हम मौका देना चाहेंगे अपने जो आज के को ऑर्गेनाइजर हैं, दिदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक सुरजीत सिंह दिदेवार जी, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हम धन्यवाद करेंगे। और एम शाह हुसैन साहब, डॉक्टर एम शाह हुसैन साहब वैज्ञानिक हैं और प्रभारी हैं नीला हौज और अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क जो दिल्ली में है। हम लोगों ने आज का जो कार्यक्रम है सृष्टि की रचना और जैव विविधता, ये विश्व जैव विविधता दिवस के 22 मई जो मनाया जाता है उसके अवसर पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। मैं 2 शब्द के लिए अध्यात्म के रूप में 2 शब्द के लिए बुलाना चाहूंगा और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। साधु प्रेम सागर जी महाराज, साधु प्रेम सागर जी के उद्बोधन से यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा पॉजिटिव सॉन्ग के साथ। जी प्रेम सागर जी। जी, तो वही जो घट घट में ईश्वर है और हर जीव में, हर कण में, उसको तो सब लोग मानते भी है और कहते भी हैं। वही मोहम्मद साहब और जो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम, चाहे वो यीशु के बात हो, चाहे आदम अलैहिस्सलाम के बात हो, मोहम्मद साहब के बात हो, सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद साहब के बात हो, या हमारे श्री कृष्ण के बात हो, राम के बात हो, गौतम, कपिल, कनाद, पतंजलि, जैमिनी, वाल्मीकि, पराशर, वेद व्यास जी, या कोई भी ऐसे संत, गुरु महात्मा गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और सदगुरु कबीर साहब या रैदास जी, पीपा धना, सब ने सृष्टि के बारे में अपने अपने ढंग से उसका अपना उद्बोधन हुआ है, उनका अपना विचार हुआ है। और उन्होंने समाज को जागृत करने के लिए कि जीव और सृष्टि ईश्वर से अलग नहीं है, वो ईश्वर सब में आच्छादित है, कण कण में है। और वेद का घोषणा है कि एको हम बहुश्यामः प्रजायय, इस जंजाल को रचने वाला वही है और रचने के बावजूद भी वो इस जंजाल से मुक्त भी है। तो सृष्टि में जैविक विविधता पर आपने जो चर्चा की, जो बात सुनाए हमें, वो बहुत ही सुंदर था, क्योंकि आध्यात्मिक के मुताबिक और विज्ञान के मुताबिक जो ये चीज है, 14 भुवन जो बनाए गए उसके अंतर्गत जितने रचनाएं हैं, जितने ज्ञान विज्ञान है, तो सब इसी के अंदर है।
विज्ञान कहीं भी जाए, लेकिन अध्यात्म से अधिक नहीं है। अध्यात्म के अंतर्गत ही सारे विज्ञान है और सारे ज्ञान है। तो विशेष ढंग से जो भी कोई हम लोग जुड़ करके हम सब जो विचार दे रहे हैं वो प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। आपको धन्यवाद मन्ना साहब, इस पॉजिटिव मीडिया को धन्यवाद है कि इस बात को आप सहज ही सबके एक आध्यात्मिक ढंग से और ज्ञान प्रकरण के विचार से आपका आयोजन बहुत अच्छा रहता है और हम भी समय निकाल करके आपसे जुड़ते रहते हैं। तो RJSPBH के जितने फैमिली है सबके लिए सकारात्मक भावना हम जागृत करते हुए, हमें दीदेवार जी से जो सुनने को मिला है, बहुत ही सुंदर व्याख्या दिए और भी महापुरुष जो व्याख्या दिए हैं बहुत ही सुंदर। सबको धन्यवाद। सकारात्मक ऊर्जा के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम सबको धन्यवाद करते हैं और सतगुरु संतों की विचार जो सृष्टि प्रकरण के माध्यम से मिला है उस पे अमल करने की जरूरत है। कुछ ही शब्द में हमें ज्यादा समझने की जरूरत है। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे लाफ्टर एम्बेसडर और ट्रू आरजेशियन कुलदीप राय जी समझ गए होंगे, शुरू में ही घोषणा की गई थी कि हम लोग इतने गंभीर विषयों पर चर्चा करने के बाद ये आरजेशियन जो है वो कुछ हैप्पी हो जाए। कुलदीप राय जी। ऐसा है कि लाफ्टर योग ये कहता है कि हंसते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। तो लीजिए जो कुछ आज हमने सुना उसको सम अप करते हैं और उसके लिए सृष्टि को धन्यवाद देते हैं, ग्रेटफुल हैं हम उनके। तो जो कुछ उन्होंने दिया, सबसे पहले हम हाथ जोड़ लेंगे। माउंटेन्स दिए हमें, आप सभी ने बताया माउंटेन्स और बहुत बड़े ओशन, नदियां। तो माउंटेन्स बनाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, लंबा गहरा सांस लेकर ऊपर जाएंगे और लाफ्टर एनर्जी देंगे माउंटेन्स को, हंसते हुए नीचे हा 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 और हमें पेड़ पौधे दिए। तो लीजिए ये पानी की नदियां अब ये बहेंगी और ये हरियाली दी, जंगल दिए, ये सभी चीजों के लिए गॉड का हम धन्यवाद करेंगे। और गाजर और क्या चीज है जो भी निकलती है जमीन से वो हम खाएंगे। और बेसिक नीड पानी और हवा कहा गया। तो लीजिए हवा ही तो ऑक्सीजन है, ये हमारी प्राणवायु है। तो हम हवा अपने अंदर भरेंगे, लंबा गहरा सांस लेकर हवा अपने अंदर भरेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और हवा छोड़ देंगे। तो जो हमने अंदर भरा वो तो ऑक्सीजन थी और जो हमने छोड़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसीलिए हम लोग निरोग हो जाते हैं। और फिर ये कहा गया कि 8 बिलियन लोग इस धरती पर हैं, तो हमारे सब वो भाई बहन हैं, तो हम उनके लिए एक लाफ्टर तो बनता ही है। तो सब हक करेंगे एक दूसरे को, सभी भाई भाई हैं। 8 बिलियन लोग। उसके बाद ये कहा गया स्पीसीज, कितने स्पीसीज हैं? 7 से 7.5 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे हैं। तो लीजिए सभी स्पीसीज बनाएंगे और इसको लाफ्टर एनर्जी देंगे। इसी के साथ धन्यवाद सभी का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद धन्यवाद कुलदीप राय जी, लाफ्टर एम्बेसडर और आरजेएस के ट्रू आरजेशियन है आप। 11 अगस्त को आप लोगों के ही मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस समारोह होने जा रहा है और पुस्तक रिलीज होगी, ग्रंथ 3 अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय। ये 225वां अंक आप लोगों के सहयोग और समर्थन से हुआ है। जिस तरह से हर महीने
सुरजीत सिंह दीदेवार जी इस अभियान को ताकत दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोगों में से भी आपको आगे आना होगा, क्योंकि इतिहास का निर्माण करने के लिए कुछ न कुछ समय देना पड़ता है, तन मन धन से सहयोग देना पड़ता है। और इन महापुरुषों को, जिनको देखिए हम लोग आज याद किए, अगली 26 तारीख को भी हम लोग भगवान बुद्ध को याद करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा 23 मई है। और पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कि हिंदी अखबार पहली बार लेकर आए, उनको याद करना, नई पीढ़ी तक पहुंचाना। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने की ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा बंद कराया, कितनी महिलाओं की जान बच गई, ऐसे महापुरुषों को, और पत्रकारिता में इनका जो योगदान है। बंगाल से हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई, सूचना क्रांति के दौर में हिंदी पत्रकारिता का क्या योगदान है, इस पर बहुत सारे महारथी आ रहे हैं। विचार विमर्श जो है वो एक जरूर जुड़िएगा आप लोग 26 मई सुबह 11 बजे। और अब आरजेएस पीबीएच की टेक्निकल टीम का हार्दिक आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हुए, और हम लोग 26 मई को 11 बजे जुड़ेंगे। आज के को ऑर्गेनाइजर दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक सुरजीत सिंह दीदेवार जी का हार्दिक धन्यवाद। इसी तरह से बने रहें। इस कार्यक्रम को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने में सुरजीत सिंह जी का भी एक हिस्सा रहेगा, जो आज के मुख्य वक्ता थे। और एम शाह हुसैन साहब, जहां पर अरावली और नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क हम लोग गए थे, तो आप सभी का जो योगदान है वो सब इतिहास में दर्ज हो रहा है। यूट्यूब पे आप लोग इसको देख सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। यही है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन। बढ़िया आदमियों का समूह है, और अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय ग्रंथ आपके हाथ में अब आएगा, तीसरा ग्रंथ। टेक्निकल टीम का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। पॉजिटिव सॉन्ग के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।